मैं संतोष जी को बधाई देना चाहूँगा ऐसे एक काव्य संग्रह के लिए जो कि आज के धुंध भले माहौल में स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखता है। अभी जब हम आज के माहौल पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अज्ञान सिर्फ ज्ञान के अभाव के रूप में नहीं प्रस्तुत हो रहा है। अज्ञान का विधिवत बहुत इरादतन उत्पादन किया जा रहा है। पहले अज्ञान का मतलब होता था ज्ञान का अभाव, कि आप किसी बात को नहीं जानते हैं, लेकिन अभी अज्ञान को उत्पादित किया जाता है जानबूझ के। और इसमें आधुनिक जो इंफॉर्मेशन सूचना की प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके द्वारा इतना ज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, इतनी धुंध फैली हुई है कि ऐसे समय में सबसे ज़रूरी चीज़ स्पष्टता है, क्लैरिटी है, कि सारी चीज़ें पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी एक अपने प्रकाश के साथ सामने आए। तो जारी है लड़ाई एक ऐसी किताब है जिसने स्पष्टता के साथ सारी चीज़ों को सामने लाया है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो अपनी बात को रखने की है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लंबे समय से हिंदी साहित्य में जो हाशिए की आवाज़ें हैं, जो दलित बहुजन की आवाज़ें हैं, उसको सामने लाने की बात चल रही थी। तो आप देखेंगे इस लड़ाई में दो मोड़ आते हैं। पहली लड़ाई ये है कि हाशिए पे हम लोग नहीं हैं, हाशिए वाले लोग मुख्य धारा में, पाठ्यक्रम में नहीं हैं। अब जब हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि एक ही समुदाय का वर्चस्व है। मिश्रा, त्रिपाठी, चतुर्वेदी के अलावा और कोई टाइटल आपको वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये आवाज़ें उठाई जाती हैं तो आप देखेंगे कि उन्हीं में से कुछ लोग आ जाते हैं और आपके बारे में लिखने लग जाते हैं। जैसे बहुत समय से हमारे लोग आवाज़ उठा रहे थे कि सावित्री बाई सिलेबस में कोई नहीं है, जबकि 6 स्कूल खोल के राजा राम मोहन राय जैसे लोग नवजागरण के अग्रदूत कहे जा रहे हैं। लेकिन इतने सारे स्कूल खोलने के बावजूद ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई का कहीं नाम नहीं था। अपने छात्र का ही थीसिस चोरी करने वाले राधा कृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस है, जिनका भारत के शिक्षा में कोई योगदान नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई कहीं भी नहीं थी। तो आप देखेंगे कि पहले एक अभाव था ज्ञान का, तो उसको पूर्ति करने के लिए भी कोई आता है तो वो सुधा अरोड़ा आती हैं। सुधा अरोड़ा की वो लिखा हुआ लेख लगा दिया जाता है। तो आप देखेंगे द्वितीय चरण में आपके बारे में तो लिखा जाता है, लेकिन आपके बारे में भी वही लोग लिखते हैं जिनसे अब तक आप लड़ रहे थे कि हमारी आवाज़ वहाँ क्यों नहीं है। आखिरकार आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दलित साहित्य वो नहीं है जो दलितों के बारे में है। दलित के बारे में वो भी लिख रहे हैं। दलित साहित्य वो भी नहीं है जो दलित लिख रहा है। दलित भी स्वर्ण दृष्टि से लिख सकता है अपने बारे में, क्योंकि स्वर्णों के ही विचारधारा की है जो मनी है। जैसा कि कार्ल मार्क्स बोलता है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज रूलिंग आइडिया। तो स्वर्णों का वर्चस्व होने के कारण एक दलित भी उसी सौंदर्य दृष्टि को अपना के, उसके गेज को अपना के लिख सकता है, क्योंकि उसको गेज के अपनाने में फायदा है। अगर दलित स्वर्ण दृष्टि से लिखता है तो तुरंत उसे पुरस्कार मिलता है। जैसे अनुज लुगुन आदिवासी होते हुए भी स्वर्ण दृष्टि से लिखते हैं तो उनको पुरस्कार मिल गया तुरंत। लेकिन अपने इसलिए दलित साहित्य वो है जो दलित दृष्टि से लिखा गया हो, और सिर्फ दलित दृष्टि से लिखा जाना काफ़ी नहीं है, जो दलितों के हित में है। तो जारी है लड़ाई किताब की ये विशेषता है कि न वो सिर्फ दलित दृष्टि से लिखी गई है, बल्कि इस कविताओं का जो इम्पैक्ट है वो दलितों के हित में। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। दलितों के बारे में प्रेमचंद ने भी लिखा और जगदीश चंद्र ने भी लिखा धरती धन्ना अपना, जो इग्नू के एमए के सिलेबस में भी चलता है, लेकिन कोई दलित का लिखा हुआ उपन्यास नहीं चलता है। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दलित साहित्य के नाम पर उस सिलेबस को जोड़ा गया है, लेकिन उनको एक भी दलित नहीं मिला जो कि उसको सिलेबस में चलाएं। सावित्रीबाई फूले पर अनीता भारती का लिखा हुआ बहुत अच्छी किताब उपलब्ध है। जियालाल आर्य का लिखा हुआ एक उपन्यास उपलब्ध है, लेकिन उसको वो सिलेबस में नहीं चलाएंगे, हमारे दृष्टिकोण को नहीं। इसलिए यही काफ़ी नहीं है कि दलित के बारे में लिखा जाए, किस दृष्टि से लिखा गया है ये बहुत, क्योंकि ये दलित के बारे में जो लिखा जाता है सवर्ण दृष्टि से, वो अज्ञान का उत्पादन है, ज्ञान का नहीं। इसीलिए
आजकल जब फिलॉसफी में जब आप पश्चिम का अध्ययन करेंगे तो ज्ञान का ही सिर्फ अध्ययन नहीं होता, ज्ञान के अध्ययन को इपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं फिलॉसफी में। आज अज्ञान का भी अध्ययन हो रहा है, एक नया साइंस जन्म लिया है जिसको एग्नोटोलॉजी कहा जाता है। भारत में लोग उससे परिचित नहीं है, लेकिन पश्चिम में लगातार ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि अज्ञान का उत्पादन कैसे होता है। उस पर लाउ से ट्वानो बहुत लोग काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम होना चाहिए, क्योंकि दलित साहित्य को लेकर बद्री नयन तिवारी जैसे लोग लगातार अज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे समय में जारी है लड़ाई, इस अज्ञान के खिलाफ एक लड़ाई है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत ज़रूरी है कि अज्ञान के इस उत्पादन के खिलाफ हम लोग लिखें। और हमारे लोग जो किताब लिख रहे हैं, जो अनीता भारती सावित्रीबाई फुले के बारे में लिख रही है, जो जिया लाल, वो सिलेबस पाठ्यक्रम में आए और सारे लोग पढ़ें। हम लोग सदियों से सवर्णों द्वारा लिखा हुआ सारा कविता कहानी पढ़ रहे हैं। ये हमारी 2-4 कविताएं पढ़ लेंगे तो क्या मतलब उसमें हानि हो जाएगा। इनको हमारा दृष्टिकोण पढ़ने में बड़ा बुरा लगता है। नामवर सिंह चिढ़ जाते हैं कि क्या रोने गाने का है, और आपके रोने गाने को हम पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं सिलेबस में, और आप इतने अशिष्णु हैं कि 2 आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप तुलसीदास की तरह बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताको बैदिसम यद्यपि परम सनेही, कि राम और जानकी जिसको प्रिय नहीं है, यानी आपकी विचारधारा जिसको प्रिय नहीं है, आप उसको दुश्मन की तरफ त्यागने की बात करते हैं। अगर आप ही के तर्ज पे हम बोले कि जिसे संतोष पटेल, अनीता भारती जैसे लेखक प्रिय नहीं, उसे मैं दुश्मन की तरफ त्याग दूंगा, और मैंने त्याग दिया है, और लगातार 5 सालों से किसी भी स्वर्ण की किताब मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि जब आप हमको नहीं पढ़ेंगे तो हम भी आपको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं लगातार जारी है लड़ाई और ऐसे ही किताबों को पढ़ रहा हूँ, और मैंने संकल्प लिया कि इन्हीं पर लिखेंगे, क्योंकि हमारे लोग पे लिखने वाला कोई नहीं, हमारे दृष्टिकोण से लिखने वाला कोई नहीं। सवर्ण लिखे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि दलित का लिखा हुआ दलित साहित्य। मेरे अनुसार जो दलित दृष्टि से लिखा गया हो, जो दलित हित में हो, चाहे उसको कोई भी लिखे, वो असली दलित साहित्य है। तो हमारे हित में लिखा हुआ साहित्य, हमारे दृष्टिकोण से लिखा हुआ साहित्य सामने आना चाहिए। जारी है लड़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे दृष्टिकोण से लिखा गया है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, मैं स्पष्ट करने के लिए जो नाम ले रहा था जगदीश चंद्र माथुर, वो हमेशा एक दयनीय, इस समाज में हर तरह के दलित हैं, मारे जाने वाली दलित भी हैं, लड़ने वाले भी दलित हैं, हर तरह का अर्थात बिखरा हुआ है। ये अर्थात सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, ये अर्थात में आप किस अर्थात का चुनाव करते हैं, यही सबसे बड़ी लेखक की प्रतिभा होती है। और अर्थात में अगर आप लूटे पीटे दलित को चुनते हैं तो वहाँ स्पष्ट हो जाता है आपके पीछे। हम नहीं बोलते कि लूटा पुटा दलित इस समाज में नहीं है, बिल्कुल है, आत्महत्या करने वाला रोहित मुल्ला भी है, लेकिन आप चुनाव किसको करते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने आपको जगदीश चंद्र जैसे लोग हैं, वो हार जाने वाले काली का ही चुनाव करते हैं, जो लास्ट में मर जाता है। ऐसा ही कोई भी एक सिंगल दलित नहीं, चाहे वो अनटचेबल हो या कूली हो, मुल्क राजानंद का, उसमें हारे वाले दलित का कहानी है। कोई भी स्वर्ण का दलित जीतने वाला दलित नहीं, चाहे वो प्रेमचंद ही क्यों ना हो, लास्ट में मर जाता है वो दलित। लेकिन आप जब पढ़ेंगे हमारे लोगों द्वारा लिखा हुआ, तो ये किताब का अंत यूँ होता है, जिसको अनीता दी ने पढ़ा, जीत अंततः हमेशा होगी। जिसको मैक्सिम गोर्की बोलते थे लिब्सनरी ऑप्टिमिज्म, क्रांतिकारी आशावाद, एक दलित द्वारा लिखा हुआ साहित्य में होगा। यही दलित दृष्टि है, ये किताब में ये मौजूद है। ये दशरथ मांझी की बात करता है, ये रोहित बमुला के हार का बात नहीं करता है, लड़ने की बात करता है। किताब का शीर्षक ये है, जारी है लड़ाई। तो जो लड़ने की बात करे वही दलित दृष्टि है, और ये लड़ाई जारी है। और अति उत्साह में जो नागार्जुन की दृष्टिकोण भी सही नहीं है, जो दलित को बहुत विजेता दिखा देता है, यह भी अर्थात नहीं है। हम अब भी जीते नहीं हैं, अभी दबे कुचले हैं, अब भी घोड़ियों पे हमको नहीं पढ़ना दिया जाता है। इसलिए हरिजन का था, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में भी, वो भी गलत है, जो कि आपको दिखा देता है कि दलित विष्णु का अवतार है, महान है दलित, ये भी सही नहीं है। जो अर्थात में बोले कि लड़ाई जारी है, एक तरफ आप तो हमको हारे हुए मरे हुए काली के रूप में दिखाते हैं, नहीं तो विष्णु का अवतार ही बता देते हैं। दोनों स्वर्ण दृष्टिकोण है, दोनों गलत है, दोनों अर्थात के नज़दीक नहीं है। ये अर्थात के नज़दीक है, जारी है लड़ाई। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इतने दबे कुचले भी नहीं हैं, और अभी जीत भी हमारी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं जेएनयू से लेके हर जगह हमारी लड़ाई जारी है। आप देखेंगे कि जेएनयू में इतनी मारपीट नहीं होती थी, क्योंकि अब तक वहाँ जीतने वाले लोग सवर्ण थे। कम्युनिस्ट पार्टियों से भी जब तक सवर्ण जीतते थे, जब से चिंता कुमारी, जादव और घोष जीतने लग गए तो वहाँ आक्रमण होने लग गया। जेएनयू का पहला
प्रेसिडेंट जो मारा गया चंद्रशेखर, वो एक छोटी जाति कोयरी से था, उसके पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं मारा गया। क्योंकि हम आ रहे हैं सीन में, हम आ रहे हैं नेतृत्व में, तो आपको बुरा लग रहा है। इसलिए सारे हिंसा का संबंध हमारे उभार से है और हमारे उभार को ये बर्दाश्त नहीं कर रही हैं शक्तियाँ। लेकिन इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। जैसा कि मैक्सिम गोर्की में पावेल कहता है कि खून की नदियों में तुम सत्य को नहीं डुबा सकते। तो ऐसी किताबों पर मैंने देखा कि जितने आलोचक के स्वर्ण उन्होंने चुप्पी साध ली, एक लाइन लिखने का भी उन्होंने जहमत नहीं उठाया। इतनी महत्वपूर्ण किताब में तो उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि ऐसी किताबों को तुम अपनी चुप्पी की नदियों में नहीं डुबा सकते। हमारे जैसे आलोचक हैं जो इस पे बोलेंगे, इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, इस किताब को आगे ले जाएंगे। इस किताब की एक कविता है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे जो घंटियाँ पसंद हैं, उसी तरह मुझे जो किताबें पसंद हैं उनके बारे में कहूँगा, जो लड़ाई की बातें करती हैं, जो संघर्ष की बातें करती हैं, जो आशावाद की बातें करती हैं, जो जीतने की बातें करती हैं, वो किताबें। और जीतना ये कोई काल्पनिक नहीं, कोई यूटोपिया नहीं है। कोई आदमी 85% लोगों को जीतने की बात करता है तो कोई काल्पनिक बात नहीं करता। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में 85% लोगों की जीत होनी चाहिए? तो ये किताब कोई काल्पनिक बात नहीं करती, जो होना चाहिए, जो संभव है उसी की बात करती है। और मुझे वो घंटियाँ पसंद हैं जो मजदूर को उसकी मजदूरी दिलाती हैं, जो हवा मिठाई बेचने वाला है। मुझे वो घंटियाँ पसंद हैं जो अस्पताल में मरीजों के लिए जाती है, जो एम्बुलेंस में लगी हुई हैं। तो इस तरह कभी आप देखेंगे कि तमाम चीज़ों के पूछ में उन चीज़ों की, मंदिर के घंटियों का चुनाव नहीं करता। तो उसी तरह हमें भी इस बिखरे हुए अर्थात में निर्णय लेना होगा कि किस अर्थात का हम चुनाव करते हैं, किन किताबों को चुनाव करते हैं। आज के डेट में, आज के युग में ज्ञान का अति उत्पादन हो रहा है, क्योंकि छपना और छापना बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे वक्त में चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन किताबों को पढ़ें जो हमारे हित में हैं, जो हमारे दृष्टि की बात करती हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा चीज़ फैला हुआ है, उससे आप बचें और हमारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमें भ्रमित करने के लिए बहुत से अज्ञान का उत्पादन हो रहा है और इस अज्ञान के उत्पादन को एक्टिवली हो रहा है। इस अज्ञान का उत्पादन सत्य को ढक देने के लिए, सच्चाई को ढक देने के लिए, हमारी थोड़ी सी आवाज़ को दबा देने के लिए शोरगुल खड़ा किया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि आज दलित पे सब लोग लिख रहा है। अब पुरानी हमारी जो शिकायत है दूर हो गई कि दलित पे कोई नहीं लिखता, बल्कि अभी तो यह है कि जो भी है सब दलित पे ही लिख रहे हैं। जो भी पत्रिका है दलित विशेषांक, हंस से दलित विशेषांक निकल रहा है, कथा देश से दलित विशेषांक निकल रहा है, तमाम लोग दलितों पर विशेषांक निकाल रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अपनी दृष्टि साफ करनी बहुत जरूरी है और इस दृष्टि को साफ करने के लिए सतत एक ज्ञान की लड़ाई बहुत जरूरी है। और हमेशा चेहरावती का जो नारा दिया था महात्मा बुद्ध से, उससे चिपके रहना है और क्रांतिकारी आशावाद को नहीं छोड़ना है। हमें निराश नहीं होना है, हमें आत्महत्या नहीं करनी है, क्योंकि आत्महत्या हमें बहुत ही निराशा की ओर ले जाएगी और हमारे दुश्मनों को खुश कर देगी। इसलिए ये आप देखेंगे जितने स्वर्ण साहित्यकार हैं, चाहे शरद चंद्र हो, वो देवदास जैसे पात्र रचते हैं। हमें देवदास जैसे पात्र नहीं, हमें ऐसी घंटियां बजाने वाले पात्र रचने होंगे जहां घंटियां श्रम की प्रतीक हैं। हम श्रमशील लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हमारा साहित्य वो नहीं हो सकता जो उनका साहित्य है। और जो भी चीज़ है आप देखेंगे कि जहाँ पर भी बात करते, हर किस्म का इस किताब में आप पाएंगे। जिस किताब, ये सिर्फ राजनीतिक किताब नहीं है, इस किताब में प्रेम की भी बात है। उससे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा कि हृदय का उद्गार, बसंत बहार, अनमोल अमूल्य, निर्मल निश्चल, चांदनी से भी कोमल, फूलों को मुस्कान से कोमल, एक सशक्त बंधन, हृदय से हृदय को बांधने का, 2.5 अक्षर में समेटे संपूर्ण संबंधों की गरिमा की परिभाषा है प्रेम। तो ये किताब सिर्फ संघर्ष और आक्रोश की बात नहीं करती, जो दलित साहित्य पर अरुंधति राय जैसे आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ रोने गाने और गुस्से का साहित्य नहीं है, ये सिर्फ गुस्से की साहित्य नहीं है, इसमें प्रेम की भी बातें, क्योंकि इस जीवन में प्रेम भी है, आक्रोश भी है, हर तरह के रंग हैं। तो सारे रंग
इस छोटे से काव्य संग्रह में आपको मिलेगा। अब मैं आशा करता हूं कि ऐसे और भी काव्य संग्रह के साथ संतोष पटेल की लड़ाई जारी रहेगी। काव्य संग्रह, कहानी संग्रह इनकी आते रहेंगी और इन कमियों को वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे कि हमारे दलित दृष्टि से लिखा जाए किताबें, तमाम हमारे लोग लिखें। और हम चाहेंगे कि वो हमारे जो महापुरुष हैं, सावित्रीबाई पर सुधा अरोड़ा नहीं, हमारे लोग भी लिखें और इस चीज़ को वो आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और लड़ाई जारी रहे, ये मेरी कामना।